तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एई जेई का क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टोटल ये समझ करके कि कितने पोस्ट निकले हैं जेई के, कितने पोस्ट निकले हैं एई के। तो ये जो आपका दिख रहा है ये आपका पोस्ट है जेई का, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट निकला है, जिसमें आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन। तीन डिपार्टमेंट होता है बेसिकली, एक ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन, तीन डिपार्टमेंट होता है। तो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देखते हैं तो ट्रांसमिशन में अनरिजर्व्ड का पोस्ट है 33, महिला का पोस्ट है 15। ठीक है, महिला का पोस्ट है 15। तो टोटल भूतपूर्व सैनिक, तो टोटल अगर कोई महिला है तो उसके लिए टोटल पोस्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 48 ट्रांसमिशन में। ठीक है, उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल पोस्ट 55 है, महिला का पोस्ट 27 है। ठीक है, तो ये आपके जो टोटल पोस्ट दिए हुए अलग अलग, तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। ट्रांसमिशन में टोटल 118 पोस्ट है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में आपका 226 पोस्ट है और जनरेशन में सिर्फ 2 पोस्ट है। जनरेशन में सिर्फ 2 पोस्ट है, वो भी एक जो पोस्ट है वो एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए। जनरेशन में पोस्ट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में पोस्ट है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर का ये पोस्ट है। ठीक है, उसमें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जो अनरिजर्व्ड है उसके लिए 33 और 55 और 1, 3 पोस्ट है अनरिजर्व्ड वालों के लिए। ठीक है, महिला वाले जो होंगे वो अनरिजर्व्ड को ऐड करके अपने पोस्ट को देखिएगा। टोटल महिलाओं के लिए समझ लीजिए 48 पोस्ट हो जाएगा ट्रांसमिशन के लिए, है ना। और 82 पोस्ट है डिस्ट्रीब्यूशन में, और जनरेशन में सिर्फ एक ही पोस्ट है। ठीक है, एससी वालों के लिए इसको भी ऐड कर दीजिए, 9 + 33 हो जाएगा, है ना। एसटी वालों के लिए 23 + 33 हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पोस्ट को देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं जनरेशन असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। ये जो पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पोस्ट है। तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 20 पोस्ट है और महिलाओं के लिए 8 पोस्ट है। तो मैं टोटल अगर बात करें तो महिलाओं के लिए 28 पोस्ट हो जाएगा, अनुसूचित जाति वालों के लिए 22 पोस्ट हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 30 पोस्ट हो जाएगा और अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 26 पोस्ट हो जाएगा। इतने पोस्ट के लिए हम लोग को फाइट करना। ठीक है, सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं। सिलेबस जो पहले जेई का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जूनियर इंजीनियर का सिलेबस थोड़ा सा इजी है। ठीक है, और क्योंकि इस बार वाइद्यापम करा रहा है तो उम्मीद है कि थोड़ा इजी एग्जाम आएगा। जूनियर इंजीनियर बेसिक इलेक्ट्रिकल में डीसी सर्किट, इसमें ओम्स लॉ सॉल्व करने आना चाहिए। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन आ सकता है अलग अलग, कि क्या क्या चेंज हाथ, मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या अंतर है, क्या होता है रेजिस्टेंस। किरचॉफ्स लॉ है और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है और किरचॉफ्स लॉ में भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कभी आ जाता है। तो इसको हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है, समझ लीजिए ये पूरा सिलेबस ज़्यादातर मशीन से रिलेटेड सिलेबस दिया हुआ है। तो मशीन का जो बेसिक फंडामेंटल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आता है। इसमें ईएमएफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट के कारण से कंडक्टर में ईएमएफ कितना बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स कितना लगता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल समझना है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन समझना है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट क्या होता है, 3 फेज सर्किट क्या होता है, ये हमें समझना है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में पहले क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ट्रांसफार्मर का क्या प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल, रेशियो क्या होता है, ऑन लोड ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऑफ लोड ट्रांसफार्मर क्या होता है, कोर लॉसेस के इफेक्ट क्या होते हैं, मैग्नेटाइज एडी करंट लॉस क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर को क्या ज्यादातर देखिएगा मशीन के ज्यादा सिलेबस है आपका। मान लिया सेकंड चैप्टर से मशीन चालू हो जाता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मशीन में आता है ये। ठीक है, ये मशीन 1 2 फिर 3 और ये 4, ठीक है, और 5 फिर 6, ये नहीं है मशीन का पार्ट। 7, ये भी थोड़ा मशीन में ही आ जाता है, समझ लीजिए ये आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भाग है।
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भाग है, ये भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भाग है। ठीक है, ये सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भाग है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भाग है। ठीक है, और स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर फिर से मशीन का पार्ट है। देख सकते हैं मशीन बहुत ज्यादा देने के आसार है। फिर हम लोग बात हैं, ये आपका आ जाता है असिस्टेंट इंजीनियर का सिलेबस, ये थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में पूरा आपको वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर एनालिसिस, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, स्टोक्स थ्योरम, कूलम्स लॉ। ठीक है, पॉइजन इक्वेशन, जो ईएमटी करके एक चैप्टर होता था हमारे इंजीनियरिंग के सिलेबस में, वो पूरा है। ठीक है, जिसमें अब नेटवर्क एनालिसिस है। नेटवर्क एनालिसिस में आपका सोर्सेस, यहाँ पर आपका डिपेंडेंट सोर्सेस भी आ जाएगा। डिपेंडेंट सोर्सेस के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे अगर जो एई की तैयारी कर रहे हैं। डिपेंडेंट सोर्सेस के क्वेश्चन करेंगे। नेटवर्क थ्योरम्स करना पड़ेगा हमें। ठीक है, नेटवर्क थ्योरम्स ये जेई के लिए नहीं है, नेटवर्क थ्योरम्स करने होंगे हमें। जेई के सिलेबस में ये नहीं है, नेटवर्क थ्योरम्स करने होंगे। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क्स पढ़ने पड़ेंगे, टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ना पड़ेगा, नेटवर्क थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, लूप नोडल एनालिसिस हो जाएगा, थेवेनिन नॉर्टन्स हो जाएगा। ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना पड़ेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सिलेबस वास्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर के सारे एप्लीकेशन समझ लीजिए। सेमीकंडक्टर में क्या है, सेमीकंडक्टर में डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर, नंबर सिस्टम, जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हो गया। समझ लीजिए क्या है ये, नंबर सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हो गया। ठीक है, ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हो गया। ठीक है, और कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, और फिर माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये सब चीजें आपके जो है आपके एई के सिलेबस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में सब चीजों को आपको पढ़ना होगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बेसिक ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स क्या चीज है, चॉपर क्या होता है। ठीक है, चॉपर के ऑपरेशन, साइक्लो कन्वर्टर, ये सब। फिर मेजरमेंट वाला पार्ट है। ठीक है, मेजरमेंट वाला पार्ट है। तो मेजरमेंट में एक्यूरेसी, एरर, प्रिसीशन, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, डैम्पिंग, कंट्रोलिंग, टॉर्क, तरह तरह के जो टॉर्क होते हैं उसको देखना है। रेंज बढ़ाने का टेक्निक क्या होता है, अलग अलग तरह के मीटर एंड एनर्जी मीटर, वाट मीटर, मल्टीमीटर, ओम मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, सारे तरह के ब्रिज, ये सब चीजों को हम लोग को पढ़ना है। प्लस ट्रांसड्यूसर के क्वेश्चन काफी आते हैं। डिजिटल डेटा एक्विजिशन सिस्टम का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, काफी आता है। और आपका डिजिटल मीटर का भी क्वेश्चन आता है। कंट्रोल इंजीनियरिंग आपके इसमें जेई में नहीं है, और एई के सिलेबस में कंट्रोल इंजीनियरिंग है। तो हम लोग को कंट्रोल इंजीनियरिंग में मॉडलिंग कैसे करनी है, हाइड्रोलिक सिस्टम सबका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये सब चीजों को हम लोग को देखना है। ठीक है, जो कंट्रोल सिस्टम का पूरा सिलेबस है। प्लस पावर सिस्टम है। पावर सिस्टम में आपका जनरेशन वाला पार्ट है, पावर जनरेशन, ये पावर ट्रांसमिशन, जनरेशन और ट्रांसमिशन वाला पार्ट दिया हुआ। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन दिया हुआ है, फॉल्ट दिया हुआ है, फॉल्ट एनालिसिस। ज्यादातर चांसेस क्वेश्चन रहते हैं फॉल्ट एनालिसिस के आने के लिए, उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिमेट्रिकल कंपोनेंट, और सिमेट्रिकल फॉल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर ये आपका प्रोटेक्शन वाला पार्ट आ गया, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन में सर्किट ब्रेकर कितने तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, जनरेशन में कैसा प्रोटेक्शन करेंगे, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन में कैसे करेंगे, ट्रांसफार्मर में कैसे करेंगे, उसको देखना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका पावर एसोसिएटेड, ये जो होता है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी वाले एक पार्ट में आता है, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी वाले पार्ट में आता है। ठीक है, तो क्या होता है, मेगावाट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, एमवीएआर कंट्रोल, स्काडा क्या होता है, एनर्जी ऑडिट क्या होता है, लोड कर्व एनालिसिस क्या होता है, वो सब चीजों को हम लोग को देखना पड़ेगा।
प्लस इसमें भी इलेक्ट्रिकल मशीन का काफी वास्ट सिलेबस है, बट यहाँ पर डीप क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, डीप क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपके गेट लेवल का क्वेश्चन होगा, उस लेवल का क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल मशीन में आएगा। ठीक है, गेट लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सिंगल फेस सब तरह का आपको मशीन दे दिया है, डीसी मशीन, थ्री फेस इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, सब कुछ आपको दे दिया है। ठीक है, अल्टर सिंक्रोनस मशीन में अल्टरनेटर, सारी चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर स्पेशल मोटर्स के बारे में भी पढ़ना है कि कौन सा मोटर कहाँ एप्लीकेशन समझ लीजिए ज्यादा है, स्पेशल मोटर में एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा है। ठीक है, और डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है, वायरिंग में आपका इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग, लाइट में जो लाइट वाला जो पार्ट होता है, ग्लेयर क्या होता है ना, तो ये सब चीजें हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ट्रैक्शन ड्राइव, इलेक्ट्रिकल ड्राइव, सब ये सब मशीन के पार्ट है। मशीन एंड समथिंग समझ लीजिए कि आपका इल्यूमिनेशन, ये आपको पढ़ना है, इल्यूमिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जेई के सिलेबस से। जेई के सिलेबस से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कॉन्सेप्ट से कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी समझ लीजिए कि whenever चार्ज, चार्ज में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, ठीक है, होल्स हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, होल्स हो सकता है, आयंस हो सकते हैं। ये तीन चीजें क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन, होल्स या आयंस मूव अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है। देन it has capacity to do work, ये काम करने की कैपेसिटी रखता है। समझे, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी, यही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। चार्ज जब मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक, वो वर्क करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसको यूज करके हम लोग अलग अलग तरह के वर्क को कराते हैं। यही क्या है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। अब इसको समझते हैं हम लोग स्टार्ट से। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को समझते हैं, जैसे एक, मान लीजिए एक बैटरी है ना, इसके साथ में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, या इंडक्टर भी लगा हुआ है, और कैपेसिटर भी लगा हुआ है, फिर और बैटरी लगा हुआ है। ये सब मिला जुला करके जब क्लोज सर्किट बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट की स्टार्ट होती है हमारी ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ बोलता है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट when all the physical conditions like pressure, temperature, etc. are kept constant, then the current flowing through the conductor is proportional to the voltage across its terminal। ठीक है, समझते हैं इसको, बात को
कि सपोज आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, कंडक्टर, ठीक है। अब कंडक्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है, ठीक है, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम लोग मान लेते हैं, ये वोल्टेज कितना है, V है, ठीक है। ये कंडक्टर है, उसके अक्रॉस में वोल्टेज है V। तो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा, इस करंट को हम लोग कह देते हैं I, ठीक है, इस करंट को कह देते हैं I। तो बोलता है कि जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका वोल्टेज होगा, जितना भी उसका वोल्टेज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। यही मेरा क्या है, ओम्स लॉ है, ठीक है, यही मेरा क्या है, ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ को डिफाइन करते हैं तो I इज प्रोपोर्शनल टू V हो जाता है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं 1/R, या हम लोग बोल सकते हैं G इंटू वी, G इंटू वी। तो जो G होता है, G को हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस, G को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और G क्या होता है, G जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, G क्या होता है, 1/R के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, G इज इक्वल टू 1/R। R क्या होता है, R को हम लोग बोलते हैं, R को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो बेसिकली इसको समझते हैं तो I इज इक्वल टू V/R आ जाता है, और V इज इक्वल टू I इंटू R आ जाता है, ठीक है। तो डीसी सर्किट जो होता है, डीसी सर्किट में, डीसी सर्किट में डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का हम लोग को लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, तो वी इग्नोर देम, उसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर अगर सर्किट में है तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। या बेसिकली ये समझ लीजिए कि इंडक्टर को हम लोग कर देते हैं, इंडक्टर को हम लोग कर देते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है, और कैपेसिटर को हम लोग कर देते हैं ओपन सर्किट। इंडक्टर को हम लोग कर देते हैं शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर को कर देते हैं ओपन सर्किट। अब ये ओम्स लॉ से क्वेश्चन कैसे आएगा, इसको समझते हैं। ओम्स लॉ जो होता है V इज इक्वल टू IR, हमें क्या कर दे देगा कि अ सर्किट विल बी गिवन, अ सर्किट इज गिवन एंड वोल्टेज और करंट, वोल्टेज निकालना पड़ेगा या करंट निकालना पड़ेगा या पावर निकालना पड़ेगा हमें सर्किट का। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ सर्किट के प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ओम्स लॉ हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब समझते हैं कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में भी आपको सीरीज और पैरेलल बस दिया है सिलेबस में, सीरीज और पैरेलल बस दिया हुआ है। आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन में नहीं जाना है, ठीक है। जो जेई का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को स्टार डेल्टा कन्वर्जन में नहीं जाना है, बस सीरीज और पैरेलल को समझना है, ठीक है। और ज्यादातर बच्चे सीरीज और पैरेलल को समझने में दिक्कत करते हैं। तो देखिए सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट ये है कि एक नोड, समझे, एक नोड से लेकर के दूसरे नोड तक जाने में, एक नोड से लेकर के दूसरे नोड तक, नोड 1 से लेकर के नोड 2 तक जाने में जितना भी रेजिस्टेंस रास्ते में पड़ेगा वो सभी के सभी रेजिस्टेंस किस में होंगे, सीरीज में होंगे। एक नोड से दूसरे नोड जाने में जितने भी रेजिस्टेंस हमको मिलते हैं वो सभी के सभी रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सीरीज में होते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग हम लोग एक सर्किट देखेंगे तो हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि सीरीज पैरेलल समझेंगे तो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सही आएंगे। तो एक नोड से लेकर के दूसरे नोड तक जाने में जितना भी रेजिस्टेंस लगता है वो सब क्या होता है, सीरीज में होता है। तो एक नोड से दूसरे नोड तक
जाने में जितने भी रेजिस्टेंस आते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस आते हैं वो सभी सीरीज में होते हैं। वो सभी किस में होते हैं? सीरीज में होते हैं। जैसे, ठीक है, तो ये पहला पार्ट हम लोग समझ लेते हैं। अब दूसरा पार्ट समझिए कि पैरेलल क्या होता है। सीरीज में जैसे जोड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों को डायरेक्टली आपको जोड़ देना है, ये हो जाएगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस। दूसरा पार्ट समझते हैं कि पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है। एक नोड से लेकर के दूसरे नोड तक जाने में अगर कई सारे रास्ते आपको मिले और हर रास्ते में एक एक रेजिस्टेंस है, एक नोड से लेकर के दूसरे नोड तक जाने के लिए कई सारे रास्ते आपको मिल रहे हैं और हर रास्ते में एक एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे अगर समझते हैं ये नोड 1 है और ये नोड 2 है, तो R1 का जो टर्मिनल होगा, और R1 जो है 1 और 2 के बीच में है, R2 भी हमारा 1 और 2 के बीच में है, और R3 भी हमारा 1 और 2 के बीच में। तो ये तीनों रेजिस्टेंस किस में कहलाएंगे? पैरेलल में कहलाएंगे, पैरेलल रेजिस्टेंस कहलाएंगे, ठीक है, पैरेलल रेजिस्टेंस कहलाएंगे। तो पैरेलल रेजिस्टेंस को समझते हैं कि अगर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस का टर्मिनल सेम हो, टर्मिनल सेम हो, तो वह पैरेलल में कहलाता है। तो वह क्या रहता है? पैरेलल में कहलाता है, ठीक है। टर्मिनल सेम होगा तो उसको पैरेलल में कहेंगे। तो ये हो गया पैरेलल का कॉन्सेप्ट। तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा हो जाएगा पैरेलल का कॉन्सेप्ट। तो जैसे कोई भी सर्किट देखते हैं और उसमें मेरे को ओम्स लॉ से क्वेश्चन बनाना है, सिंपल सर्किट से चालू करते हैं। जैसे एक सर्किट आपको दिया हुआ है, एक सर्किट आपको दिया हुआ है, एक बैटरी है, ये आपको सर्किट दिया हुआ है और सर्किट में आपको ये तीन करंट निकालना है। मान लीजिए ये आपका I1 करंट है, ये आपका I2 करंट है और ये आपको I3 करंट है, ठीक है। ये सर्किट का जो बैटरी वोल्टेज है 10 वोल्ट है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये मान लेते हैं 6 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि ये तीनों करंट आपको ओम्स लॉ से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये समझिए कि पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो याद रखिए टोटल रेजिस्टेंस कहाँ से निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है जहां पर बैटरी लगा है उसके दूसरे तरफ से देखने पर। तो आप क्या करिए, इसमें सबसे पहले नोड पहचानिए। देखिए ये एक नोड है, ठीक है, ये एक नोड है, इसको मैं नोड 1 कह देता हूँ, और एक दूसरा नोड है नोड 2 कह देता हूँ, समझे, नोड 1 और नोड 2। अब देखिए 6 ओम और 3 ओम को देखिएगा, 6 ओम का टर्मिनल क्या है? 1 और 2, और 3 ओम का भी टर्मिनल क्या है? 1 और 2। तो 6 और 3 पैरेलल होगा। लेकिन कई बच्चे यहाँ पर गलती ये कर देंगे कि 2 ओम को भी इसको पैरेलल में ले लेंगे। 2 ओम पैरेलल में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, हमें यहीं से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट का कोई डिवीजन नहीं हो रहा, तो हमारा 6 और 3 क्या है? पैरेलल में है। तो 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 कर देते हैं। ये आंसर आ जाएगा आपका 1 प्लस 2, मतलब आंसर आ जाएगा 3/6 मतलब 1/2। तो R की वैल्यू हो जाएगी 2। तो क्या करिए, सर्किट को बनाते जाइए बार बार,
ठीक है, ताकि हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों मिला करके हो गया 2, ये दोनों मिला करके हो गया 2। ठीक है, अब ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया मेरा 4 ओम। करंट की वैल्यू हो जाएगी टोटल करंट 10 डिवाइडेड बाई 4, मतलब कितना आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। अब देखिए 1 का वोल्टेज हम लोग निकालना चाहते हैं। ठीक है, 1 का वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो वोल्टेज 1 ओम का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 10 में से ये वाला वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, तो 10 माइनस 2i1 हो जाएगा हमारा वोल्टेज। i1 की वैल्यू हमारी आ चुकी है, ये हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 2.5, ये हो जाएगा 10 माइनस 5, मतलब 5 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ का वोल्टेज आ गया आपका 5 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद आपको i2 अगर निकालना है तो 5 डिवाइडेड बाई 3, ये आंसर आ जाएगा एम्पियर में, और i3 आपका कितना आ जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 5 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपका आ जाएगा करंट, सबका करंट आ गया। ठीक है, तो ये है। अब इसमें देखिए आपको ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना होगा, तो 6 ओम रेजिस्टेंस का वोल्टेज हो जाएगा i3 इंटू 6, i3 इंटू 6। तो देखो 6 ओम रेजिस्टेंस का वोल्टेज ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, 5 आया था। कितना आया था, 5 आया था। देखो ये एक वोल्टेज को हम लोग 0 वोल्ट लेते हैं, रेफरेंस वोल्ट लेते हैं, 2 नोड है तो एक नोड को रेफरेंस वोल्टेज लेते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा आपका वोल्टेज ऑफ 6 ओम, ये आपका आ जाएगा 5 वोल्ट, और वोल्टेज ऑफ 3 ओम ये भी आपका आ जाएगा 5 वोल्ट। दूसरा तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का, दूसरा तरीका सॉल्व करने का होता है करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल होता है। ठीक है, क्या है करंट डिवीजन रूल, इसको समझ लेते हैं। हमारा सर्किट कैसा था, ऐसा था सर्किट। ठीक है, बैटरी को छोड़ करके मैं सर्किट बना रहा हूं ताकि करंट डिवीजन रूल हम लोग समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, ये करंट डिवीजन रूल हम लोग समझने के लिए ये सर्किट को बैटरी को छोड़ के बना देते हैं। ठीक है, बैटरी को छोड़ के सर्किट बना देते हैं। चलिए, तो ये जो आपका टोटल करंट था, टोटल करंट की वैल्यू आपकी आई थी 5 एम्पियर, यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टेंस था। अब इसको सॉल्व करने के लिए समझ लीजिए आपको करंट डिवीजन प्रिंसिपल अप्लाई करना है। ये i2 है और ये i3 है, समझ लीजिए। ठीक है, i2 और i3, तो हम लोग करंट डिवीजन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। देखो i3 निकालना है, तो जो करंट डिवाइड हो रहा है, कौन सा करंट डिवाइड हो रहा है, 5 एम्पियर करंट डिवाइड हो रहा है। किसमें डिवाइड हो रहा है, 6 और 3 में डिवाइड हो रहा है, 6 ओम और 3 ओम में डिवाइड हो रहा है। उसके अलावा क्या बचा, जिसका निकालना है उसके अलावा क्या निकाला, हम लोग i3 निकाल रहे हैं। i3 का रेजिस्टेंस कितना है, 6, उसके अलावा क्या रेजिस्टेंस बचा, 3, तो ये हमारा हो जाएगा। याद रखिएगा टोटल करंट डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल करंट आपका 5 था, टोटल रेजिस्टेंस 6 + 3 था, जिसका निकालना है उसको छोड़ के दूसरे रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 15/9, मतलब ये आंसर आ जाएगा 5/3 एम्पियर। पीछे भी हम लोग देखे हैं हमारा 5/3 एम्पियर ही है। i2 अगर निकालना है, i2 निकालना है तो टोटल करंट डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 6 + 3, मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से करना है। 3 का करंट निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 का करंट निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 6 + 9, तो ये हो जाएगा 5 3 10 जा 30 और 3 3 जा 9, तो 10/3 एम्पियर आपका आ जाएगा। तो हम लोग देखे हैं 10 बाई 5 6 जा 30, अच्छा टोटल करंट हमारा 2.5 था, इसलिए गलत आंसर आ रहा है। टोटल करंट हमारा 2.5 था, तो 2.5 मतलब 5/2 इंटू ये हो जाएगा i3 आपको निकालना है तो 3/9,
ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 जा, तो आंसर आ जाएगा 5/6 एम्पियर। और I2 आपका आ जाएगा 5/2 इंटू 6/9, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो आंसर आ जाएगा 5/3 एम्पियर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आने लगता है जिसमें सर्किट थोड़ा सा बड़ा होगा। जैसे एक सर्किट देख लेते हैं, जैसे एक सर्किट है, ऐसा सर्किट मान लीजिए आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको निकालना है टोटल करंट। ये मान लीजिए आपका 20 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, ये हमारा है मान लीजिए 3, और ये 6 ओम, 3 ओम। उसके बाद आंसर ये 2 ओम दिया हुआ है, फिर आपका दिया हुआ है 4 ओम दिया हुआ है, और आपको 3 ओम दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको इसको करंट निकालना है। देखिए जहां से आपको करंट, टोटल करंट ये है, इसका इंडिविजुअल करंट आपको निकालते जाना है, I1 करंट है। अब आपको क्या करना है, इस जिस करंट को निकालना है, जहां पर बैटरी रहता है उसके अपोजिट साइड से हम लोग हमेशा देखना चालू करते हैं। याद रखिएगा, जहां पर हमारा बैटरी दिया रहता है उसके अपोजिट साइड से हम लोग देखना चालू करते हैं। तो बैटरी आपका दिया है, अब इसके नोड्स को देख लेते हैं। जैसे एक नोड है, ये इसको मैं 1 मान लेता हूँ, ये दूसरा नोड है, इसको 2 मान लेता हूँ, ये तीसरा नोड है 3, और ये भी नोड। और देखो दो नोड के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो वो दोनों नोड सेम ही होते हैं। ठीक है, वो दोनों नोड में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों नोड सेम है, तो हमारे दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों नोड का नाम को हम लोग सेम लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, अब हमें एक नोड को 0 बनाना रहता है, तो डबल नोड है, दोनों को 0 बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 3 ओम और 6 ओम दोनों का टर्मिनल क्या है, 2 3। इसको आप नोटिस करिएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन जो होता है ना, वो ऐसा घुमा के देता है कि हम फंस जाते हैं, कि हम समझ नहीं पाते हैं सीरीज और पैरेलल। सीरीज और पैरेलल को समझने के लिए वही कॉन्सेप्ट है, टर्मिनल सेम होना चाहिए, 2 3 टर्मिनल सेम है। तो ये 3 और 6 जो है पैरेलल में है, तो पैरेलल में है, तो 1/3 प्लस 1/6, इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा, तो हम लोग क्या करें, इसका 2, अब देखो ये 2 है, इसके बाद ये 2 होने के बाद ये इसके सीरीज में हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 और 4 पैरेलल में हो जाएगा, 4 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 आ जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा 5। तो टोटल करंट आ जाएगा 20/5, मतलब 4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ का करंट कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 20/5 ये आ जाएगा आपका 4 एम्पियर। ठीक है, अब ये 4 एम्पियर जो है, अब किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें देखिए इसको करने का एक ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ। ट्रिक में यह है कि आपका हर नोड का वोल्टेज आप निकाल लीजिए, जिससे आपको बनाना आसान हो जाएगा। नोड 1 का वोल्टेज अगर बोलते हैं, नोड 1 का वोल्टेज कितना होगा, 20 वोल्ट रेजिस्टेंस में से ये 3 ओम रेजिस्टेंस का ड्रॉप माइनस कर देंगे, तो नोड 1 का वोल्टेज आ जाएगा। तो नोड 1 का वोल्टेज आ जाएगा 20 - 3 × 4, तो ये आंसर आ जाएगा 20 - 12, मतलब 8 वोल्ट आ जाएगा। इसका वोल्टेज कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका वोल्टेज आ जाएगा आपका 8 वोल्ट। क्लियर है, तो इसका करंट हम लोग निकाल सकते हैं। 8 वोल्ट अगर आ गया तो इसका करंट निकाल देंगे, 8/4 मतलब 2 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ 4 एम्पियर में से 2 एम्पियर निकल गया, तो इसका करंट आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। ठीक है, देखिए दिमाग लगा करके करना है, जल्दी जल्दी बनाना, ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, कम टाइम में बनाना, दिमाग लगा के बनाना। देखिए पहले हमने टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया। ठीक है, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल आ गई 5 ओम। ठीक है, इसको सॉल्व करने में किसी को प्रॉब्लम अगर होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। फिलहाल ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको इसको सॉल्व करने आता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी आ गई 5 ओम। अब ये 5 ओम को, तो ये 5 ओम
तो करंट हमारा निकल जाएगा। I1 करंट क्या है, टोटल करंट है। टोटल करंट आपका है 20 डिवाइडेड बाई 5, आंसर आ जाएगा 4 एम्पियर। तो यहाँ का करंट आपको मिल गया 4 एम्पियर। अब देखिए 20 में से 4 एम्पियर इंटू 3, ये देखो ये इसका ड्रॉप हो जाएगा 4 इंटू 3, तो 20 माइनस 12 करेंगे तो 8 वोल्ट आ जाएगा। ये 1 का वोल्टेज है, 1 का वोल्टेज आ गया तो आप ये वाला करंट भी निकाल सकते हैं। 8 माइनस 0, इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या है 0, 8 माइनस 0/4 तो 2 एम्पियर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से I1 में से 4 एम्पियर में से 2 एम्पियर निकल गया तो कितना बचा 2 एम्पियर। अब इसका ड्रॉप माइनस कर देता हूँ, V2 क्या आ जाएगा 8 में से 2 ओम रेजिस्टेंस का ड्रॉप तो हो जाएगा 8 माइनस 4, ये आंसर आ जाएगा 4 वोल्ट। मतलब इसका वोल्टेज आ जाएगा आपका 4 वोल्ट। अब ये वाला करंट आपको निकालना है, 6 ओम रेजिस्टेंस का करंट निकालना है, 6 ओम रेजिस्टेंस का करंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा वोल्टेज, दोनों का वोल्टेज डिफरेंस 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6, ये आंसर आ जाएगा 2/3 एम्पियर। उसी तरह से करंट ऑफ 3 ओम निकालना है, 3 ओम का करंट निकालना है, तो 4 माइनस 0/3, तो ये आंसर आ जाएगा 4/3 एम्पियर। ठीक है, ये आंसर आपका आ जाएगा 4/3 एम्पियर। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हम लोग सर्किट को थोड़ा सा मन में ही जल्दी जल्दी बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, सर्किट को कैसे बनाना है इसको समझिए, फिर उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और करेंगे सिमिलर पैटर्न का, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। खुद से क्वेश्चन को बनाइएगा सारा। ये जितने भी मैं नोट्स लिख रहा हूँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं आपको इसी ऐप में प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, हर दिन आपको मैं जो जो पढ़ाऊंगा वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, एक और सर्किट आपको दिया हुआ है, इसको भी हम लोग ऐसी बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा बदलते हैं इसको, थोड़ा सा ये बदलते हैं कि हम सर्किट को मॉडिफाई करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे आपको ओम्स लॉ का ही क्वेश्चन दिया लेकिन बैटरी का पोजीशन बदल दिया। ठीक है, बैटरी आपको ये यहाँ लगा दिया, समझिए बैटरी आपका यहाँ लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये मान लीजिए पावर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इसी अप्रोच को लेके चलेंगे तो आप लोग को कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको समझते हैं। ये एक और सर्किट आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी दी हुई है। मान लीजिए ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका फिर से 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये भी आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 7 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस, और ये आपका 18 वोल्ट का सोर्स है। अब इसको हम लोग समझते हैं, फिर से क्या करेंगे, आप वही अप्रोच अपनाइए। ये एक नोड है, इसको नोड का नाम 1 लिख दिया, ये दूसरा नोड है इसका नाम 2 लिख दिया, ये तीसरा नोड है, ये चौथा नोड है ना। तो 4 नोड है, तो इन दोनों का वोल्टेज को मैं 0 0 मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये 2 ओम और ये 2 ओम पैरेलल में है। ठीक है, इसको समझते हैं, 2 2 पैरेलल में है तो इसका आंसर आ जाएगा 1 1 और 7 सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 2 पैरेलल में है, ये 2 और ये 2 पैरेलल में है, इसका आंसर आ जाएगा 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो आएगा 1। ये 1 और 7 सीरीज में है हो जाएगा 8। इधर देखिए 4 और 4 सीरीज में, ये 8। अब देखिए इसको 5 को आप पैरेलल मत करिएगा, जिस ब्रांच में बैटरी लगा है उस ब्रांच को सीरीज पैरेलल हम लोग नहीं देखते हैं। तो उसके अलावा देखिए ये 8 अगर होने के बाद इसका टर्मिनल हो जाएगा 1 और 0, और ये भी 8 होने के बाद टर्मिनल हो जाएगा 1 और 0, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 8 और 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए ये वाले कंप्लीट 8 का और ये वाले कंप्लीट 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तो 8 और 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 4, और 4 और 5 का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा 9। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है 9 ओम। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आपका आ रहा है 9 ओम, और टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट ये जो निकलने वाला करंट है I,
इस करंट की वैल्यू अगर देखेंगे तो आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 9, ये आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। तो ये जो करंट आ रहा है आपका कितना आ रहा है 2 एम्पियर। अब यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे, V1 अगर मुझे निकालना है, व्हाट V1 1 का वोल्टेज, तो 18 में से 5 ओम का ड्रॉप अगर माइनस करेंगे तो 18 माइनस 5 इंटू 2 मतलब 8 वोल्ट आ जाएगा। तो V1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 वोल्ट। अब इसका करंट निकालना है, देखिए ये वाला करंट आपको निकालना है, मान लीजिए I2 कहाँ से 8 से लेकर के 0 तक, और टोटल रेजिस्टेंस है 8 वोल्ट। I2 की वैल्यू निकालना होगा तो कितना हो जाएगा 8/8, मतलब कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। अब देखिए 2 में से 1 निकल गया, तो इसमें जाने वाला करंट कितना है 1 एम्पियर, इसमें जाने वाला करंट कितना है 1 एम्पियर। अब देखिए अगर मैं V2 निकालना चाहूँ, V2 कितना आ जाएगा, V2 आपका आ जाएगा 8, V1 से 7 ओम का ड्रॉप, तो V1 माइनस 1 इंटू 7, 1 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ का वोल्टेज आप क्या आ गया 1 वोल्ट। ठीक है, V2 की वैल्यू कितना आ गया, V2 की वैल्यू आपकी आ गई 1 वोल्ट। अब ये वाला करंट निकालना है। ठीक है, इस करंट को मैं लिख देता हूँ I3 कितना हो जाएगा, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना है 1, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 1/2 एम्पियर आ जाएगा। और ये I4, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस 1/2 एम्पियर ही आ जाएगा। ठीक है, 1/2 एम्पियर ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ का यूज करके सारे बड़े बड़े सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने को ओम्स लॉ है, लेकिन एग्जाम में बड़े बड़े सर्किट भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी पैटर्न से बनाने का कोशिश करिए सभी लोग। ठीक है, सभी लोग, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, दूसरे भी मेथड से बनाया जा सकता है, लेकिन जेई के सिलेबस में ओम्स लॉ दिया है, तो मैं आपको दूसरा मेथड नहीं बता रहा हूँ। इस मेथड से आप सारे तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। 4 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 1 ओम, 5 ओम, 1.5 ओम। ठीक है, ये आपका मान लीजिए 20 वोल्ट का सोर्स। क्वेश्चन क्या है, आपको सिर्फ ये वाला करंट निकालना है, फाइंड आउट करंट आई। ठीक है, ये करंट आई निकालना है। ठीक है, बी सारे करंट नहीं निकालना है, सिर्फ करंट आई निकालना है। तो आप जैसे जिसको जितना हो सके जल्दी जल्दी बनाने का अप्रोच लाइए और बनाइए। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे मैं आपको ये सर्किट दे रहा हूँ, 12 वोल्ट का सोर्स है, आपको कौन सा करंट निकालना है, ये वाला करंट को निकालना है। तो इस करंट को आप ये क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ओम्स लॉ का कुछ पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग देखें। ठीक है, ओम्स लॉ में अब आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन दे दिया करंट सोर्स का क्वेश्चन, करंट सोर्स का क्वेश्चन, इसमें आपको करंट सोर्स रहेगा और ओम्स लॉ को यूज करके उसके अलग अलग करंट को निकालना रहेगा। ठीक है, जैसे आपको आ गया, ये आपका करंट सोर्स है, 4 एम्पियर का करंट सोर्स। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन में पूछ दिया
4 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये मान लीजिए 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1.5 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये 3 ओम के क्रॉस में वोल्टेज कितना होगा, ये आपको निकालना। फाइंड वी अगर कह रहा है, फाइंड वी वोल्टेज, जो 3 ओम का वोल्टेज है उसके क्रॉस में वोल्टेज कितना आ रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका क्या होता है, इसको करने का तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहले जो है करंट डिवीजन प्रिंसिपल को अप्लाई करके आपको देखिए क्या करना है। यहाँ पर ये समझ लीजिए, यहाँ पर भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो आप ये देखिए, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 6 ओम का रजिस्टर है, ये 1.5 ओम का रजिस्टर है, और 3 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 ओम आएगा। अब देखिए ये जो करंट है ये 2 भाग में डिवाइड हो रहा है, ये जो करंट था 4 एम्पियर ये 2 भाग में डिवाइड हो रहा है, एक जो टोटल रेजिस्टेंस है 3 ओम और एक टोटल रेजिस्टेंस है 6 ओम। तो हम लोग इसको समझते हैं कि जैसे ये वाला करंट मेरे को निकालने की जरूरत है, 6 ओम की जरूरत नहीं है, तो I1 अगर निकालूंगा करंट डिवीजन प्रिंसिपल यूज करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 4 6 जा 24 अपॉन 9, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 8 जा 24, तो 8/3 एम्पियर आ गया। अब ये समझ लीजिए यहाँ से आपका 8/3 एम्पियर आ रहा था, ये 2 भाग में बटेगा, 8/6 एम्पियर, और ये भी 8/6 एम्पियर में बटेगा, 2 भाग में बटेगा। तो वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, 8/6 इंटू 3, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 4 जा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 वोल्ट, इसका आंसर आ जाएगा 4 वोल्ट। तो इस तरह से क्या करना है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन को आपको बनाना है ओम्स लॉ का यूज करके। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज रेजिस्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज रेजिस्टिविटी, क्या होता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट is called resistance। करंट के अपोजिशन में जो लगता है, जैसे हम लोग ये समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा हम लोग कंडक्टर ले लेते हैं, इसको अच्छे समझिएगा रेजिस्टेंस क्या होता है। एक बड़ा सा कंडक्टर ले लिए, एक मान लीजिए बहुत बड़ा कंडक्टर है, इसका थोड़ा मोटा क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं मैं वो समझाने के लिए। इसमें जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये समझ लीजिए इसके एटम्स हैं, समझे, ये जो मटेरियल जिससे बना हुआ है उसके एटम्स है, ये ग्रीन डॉट समझ लीजिए क्या है, इसके एटम्स। और जो रेड डॉट है, छोटे छोटे रेड डॉट है, वो सब क्या है, ये समझ लीजिए जो रेड डॉट बना रहा हूं मैं, ये इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कभी भी जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये एटम से टकराता है और बार बार मल्टीपल कोलिजन होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसमें लॉस हो जाता है, और वो एनर्जी लॉस जो होता है वही क्या करता है, करंट। करंट क्या है, बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज को क्या करेगा, फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है, अपोज करता है। तो ये जो अपोजिशन हो रहा है इसी के कारण से क्या होगा, रेजिस्टेंस आएगा। अब जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का जब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, समझना। ये जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की ये टोटल लंबाई है, समझे, जितना ज्यादा कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगी उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा समझिए, ये जो है उसका एरिया है, क्रॉस सेक्शन का एरिया है। पेन अगर समझेंगे तो पेन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो जितना मोटा कंडक्टर होगा समझ लो उसका एरिया ज्यादा है, मोटाई से वो एरिया डिपेंड करता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, तो रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है। ठीक है, सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। रजिस्टिविटी जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो टाइप ऑफ मटेरियल को डिपेंड, जो टाइप ऑफ मटेरियल जो है इज डिनोटेड बाय इट्स रेजिस्टिविटी। टाइप ऑफ मटेरियल को हम लोग डिनोट करते हैं इस डिनोटेड बाय रेजिस्टिविटी, बाय इट्स रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के हिसाब से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो हम लोग अगर रेजिस्टेंस देखें, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए आता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या आता है, रो एल बाई ए के बराबर होता है, जिसमें रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। एल जो होता है ये आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है। और जो ए होता है ये क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टिविटी होता है, ये रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स, जितना ज्यादा चार्ज कैरियर होगा, है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टिविटी जो होता है, रेजिस्टिविटी ऑल्सो चेंजेस विथ टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी जो होता है चेंजेस विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के अनुसार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, टेम्परेचर के अनुसार चेंज हो जाता है। तो कैसे होता है, रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी, ये होता है रेजिस्टिविटी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या कोई भी टेम्परेचर की बात करें, रेफरेंस टेम्परेचर आर, रो नॉट क्या है, रो नॉट रेजिस्टिविटी टीवीटी एट रेफरेंस टेम्परेचर, है ना, 1 + अल्फा डेल्टा टी। अल्फा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। तो ये हो जाएगा, अल्फा जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, और रो नॉट जो होता है रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर है, और रो टी होता है रेजिस्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की क्या है, रेजिस्टिविटी। तो इस तरह से वो टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टिविटी चेंज हो जाता है। टेम्परेचर एक्चुअली चेंज होता है तो क्या होता है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कभी कभी चेंज नहीं होते, कभी कभी चार्ज कैरियर्स भी चेंज होते हैं, और कभी कभी मॉलिक्यूल्स के बीच का वाइब्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग जब देखेंगे मेटल में जो अल्फा होता है, इन मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव। अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब होता है रेजिस्टिविटी मींस, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर resistivity decreases with temperature, टेम्परेचर के अनुसार रेजिस्टिविटी उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसमें अल्फा क्या होता है, नेगेटिव रहता है, अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, सेमीकंडक्टर, तीनों में ही नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ जाएगा, समझ लीजिए।
लेकिन मेटल में क्या होता है, वाइब्रेशन जो होता है मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच का जो वाइब्रेशन होता है वो बढ़े आने के कारण से कोलिजन ज्यादा होता है, जिसके कारण से रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती, कम हो जाती है। सॉरी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, मेटल्स में बढ़ जाती है। इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, किसमें, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, इसी कारण से उसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम हो जाती है। मतलब सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर में ज्यादा रेजिस्टिविटी, कम रेजिस्टिविटी शो करेगा, लेकिन मेटल जो है वो, सॉरी, सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर में ज्यादा रेजिस्टिविटी शो करता है और हाई टेम्परेचर में कम रेजिस्टिविटी शो करता है। लेकिन जो इंसुले और मेटल है वो हाई टेम्परेचर पे हाई रेजिस्टिविटी, लो टेम्परेचर पे लो रेजिस्टिविटी शो करता है। तो इन मेटल्स, अगर मेटल की बात करें, इन मेटल रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इन इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम हो जाती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़े। मतलब सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर ज्यादा बेटर हो जाते हैं, ज्यादा कंडक्टिविटी के अनुसार वो ज्यादा बेटर हो जाते हैं जब उसके टेम्परेचर की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आपका सिंपल सा ही क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी में क्या अंतर आता है। उस टाइप का सिंपल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आपको क्लास ज्वाइन करना है, जिसको जिसको भी क्लास ज्वाइन करना है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कौन सी क्लास करनी है, एई का क्लास करना है कि जेई का क्लास करना है। ठीक है, कि एई और जेई का क्लास दोनों में से आप बताइए आपको कौन सी क्लास करनी है। प्लस ये समझ लीजिए 4 डे का आप मैं डेमो क्लास दूंगा, 4 डे डेमो क्लास रहेगा आपका। ठीक है, जिसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका। ठीक है, 4 दिन का डेमो क्लास रहेगा जिसमें आपको मैं बेसिक्स मशीन का भी पढ़ाऊंगा, सभी का बेसिक्स पढ़ाऊंगा, हर चीज का थोड़ा थोड़ा बेसिक्स पढ़ाऊंगा, जो कि 28 सितंबर तक आपका डेमो क्लास होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको फ्रॉम 28 टू 3 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन होंगी, रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा और एडमिशन होगा। कंप्लीट आपको कोर्स करना होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एडमिशन। तो कंप्लीट जो चार्ज होगा इसका, टोटल जो फीस होगा कंप्लीट सिलेबस का, वो 2500 रुपीज होगा। तो फ्रॉम 4th अक्टूबर only those student who pays fee, those student who will pay complete fee will get access to class। क्लास का एक्सेस आपको तभी मिलेगा जब आप कंप्लीट फीस पे करेंगे। फीस हमने बहुत कम रखा है, इसलिए पूरी फीस को हम लोग एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट फीस रहेगा, इसमें आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, हैंड रिटन मटेरियल्स होगा आपका। ठीक है, आपको कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा मटेरियल आपको यहीं पर मिल जाएगा। पर डे की क्लास में आपको पर डे मटेरियल मिलेगा। ठीक है, जो कि आपको ऐप में ही देखना मिलेगा। आप ऐप के अलावा उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ऐप में देख लेंगे आराम से। प्लस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे इसमें, आपको जब मन करे तब आप उसको खोलिए और रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख लीजिए, क्लास कर लीजिए। ठीक है, प्लस आपको क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने, ये भी आपको इसी ऐप में पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लस हम लोग हर संडे टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, हर संडे आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको करके रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से मैं नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा मशीन का कॉन्सेप्ट दूंगा, हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट दूंगा। रेगुलर क्लास आपकी 4 अक्टूबर से चालू होगी। थैंक यू।